बात 1975 की है। कुलजीत नाम का एक शख्स मुंबई में ट्रक चलाता था। ट्रक चलाने में उसका मन नहीं लगा तो वो टैक्सी चलाने लगा। टैक्सी चलाते-चलाते भी परेशान हो गया, कुछ पैसे की ज़्यादा इनकम नहीं हो रही थी। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम था श्याम सिंह। श्याम सिंह से बोलता है, यार काम में मज़ा नहीं आ रहा, पैसा नहीं कमाया जा रहा। वो कह रहा, अच्छा पैसा कमाना है तो एक शॉर्टकट मारना पड़ेगा। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, उसका नाम है कुलबीर। उसने 2 विदेशियों की भी हत्या की है। वो कहता है चलो मिलवाओ फिर। वो दोनों जाते हैं और कुलबीर उर्फ बिल्ला से मिलते हैं। दोनों की बात बन जाती है और इस तरह से बनती है दोनों की जोड़ी, यानी रंगा बिल्ला की जोड़ी। दोनों मुंबई में रहकर ही छोटी-छोटी वारदातों को अंजाम देते हैं। पहले वो गाड़ियाँ चुराते हैं, उनको बेचकर कुछ पैसा कमाते हैं। फिर किडनैपिंग करते हैं और इसी दौरान बिल्ला को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस इसे थाने जेल में शिफ्ट कर देती है। लेकिन बिल्ला वहाँ से कुछ दिनों में फरार हो जाता है। वो जेल से भाग जाता है। अब उन्होंने मुंबई को छोड़कर दिल्ली के आसपास के इलाकों को अपराध के लिए चुना। यहाँ वो अपराध करते थे दिल्ली के आसपास के एरिया में। एक नेवी ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा धौलाकुआ की ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। बेटी का नाम गीता जो 16 साल की थी और जीसस एंड मैरी कॉलेज से वो ग्रेजुएशन कर रही थी। बेटा 14 साल का संजय 10th क्लास में पढ़ता था और साथ में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन गीता को ऑल इंडिया रेडियो में एक सॉन्ग परफॉर्म करना था। उसको 8 बजे परफॉर्मेंस देनी थी और उसी समय उसका शो टेलीकास्ट होना था। गीता को अकेले जाना था और वो जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसका भाई संजय बोला, मैं भी आपके साथ चलूँगा, और दोनों बहन भाई निकल पड़ते हैं आकाशवाणी के लिए। उसी कॉलोनी में एक आदमी उन्हें लिफ्ट देता है और गोल डाक खाने तक उन्हें छोड़ देता है। अब दोनों बहन भाई गोल डाक खाने पर कैब का इंतज़ार कर रहे हैं, टैक्सी के लिए खड़े हुए हैं। तब ये पीले कलर की फ़िएट वहाँ कर रुकती है और वो उन्हें लिफ्ट देते हैं और आकाशवाणी की तरफ चल देते हैं। करीब 2 मिनट बाद आकाशवाणी के रास्ते से वो दूसरी तरफ टर्न ले लेते हैं। गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। अब गीता बोलती है कि ये रास्ता तो आकाशवाणी की तरफ नहीं जा रहा, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? वो कुछ नहीं बोलते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और गाड़ी को तेज़ स्पीड कर देते हैं। गाड़ी को तेज़ स्पीड में ले जाते हैं तो संजय विरोध करता है और उन पे पीछे से वार करता है और गाड़ी चलाते-चलाते तेज़ धार हथियार से वो संजय पर हमला करते हैं। संजय की पूरी शर्ट खून से भीग जाती है, लेकिन वो फिर भी विरोध करता है। अब गीता उसके बाल पकड़ के पीछे से उसको खींचती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। गाड़ी को तेज़ गति में ले जाते हैं और शंकर रोड की तरफ भीड़-भाड़ वाले इलाके में गाड़ी कुछ समय के लिए वहाँ रुकती है और संजय गाड़ी के शीशे के अंदर से ही चिल्लाता है और भगवान दास नाम का शख्स जो स्कूटर पर जा रहा था, वो पीछे चिल्लाता है और उनका पीछा करता है। लेकिन गाड़ी बहुत स्पीड में थी, गाड़ी निकल जाती है। एक आदमी और गाड़ी के लटक जाता है। वो गाड़ी से लटकते हुए जाता है, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं रोकते हैं। फिर वहाँ से गाड़ी राम मनोहर लोहिया की तरफ जाती है। राम मनोहर लोहिया पर डीडीए का इंजीनियर गाड़ी को देखता है और गाड़ी सिग्नल तोड़ते हुए आगे चली जाती है। और भगवान दास पुलिस को फ़ोन करता है कि गाड़ी नंबर MRK 8930 में 2 बच्चे हैं और उनको किडनैप कर लिया गया है और 2 लोग उनको लेकर भाग रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद एक और पुलिस पे फ़ोन आता है, जिसमें डीडीए का इंजीनियर बताता है, जिसका नाम इंद्रजीत था। इंद्रजीत बताता है गाड़ी नंबर HRK 8930 राम मनोहर लोहिया के सामने से रेड लाइट को क्रॉस करते हुए निकली है। पुलिस छानबीन शुरू करती है। गाड़ी को रिज एरिया में ले जाया जाता है और वहाँ संजय को मार दिया जाता है। संजय को तेज हथियारदार से 20 बार वार करके उसकी हत्या की जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर गीता का रेप करते हैं और रंगा गीता का हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है। तभी बिल्ला पीछे से तलवार से उसकी गर्दन पर जोरदार वार करता है और गीता एक ही वार में मौत के घाट उतर जाती है। उसकी हत्या हो जाती है वहाँ पर। इसके बाद वो डेड बॉडी को लेकर वहाँ से निकलते हैं और वहीं थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे 5 मीटर की दूरी पर डेड बॉडी को छोड़कर फरार हो जाते हैं। ये 26 अगस्त 1978 की घटना थी।
गीता की माँ घर पर लाइव टेलीकास्ट सुनने के लिए बैठी हुई थी कि उसकी बेटी का प्रोग्राम आएगा, लेकिन ना बेटी का प्रोग्राम आया और ना बेटी वहां पहुंची। 9 बजे उसके पिता मदन मोहन गुप्ता आकाशवाणी पहुंचते हैं और पता करते हैं कि उनके बच्चे वहां पहुंचे कि नहीं। आकाशवाणी में बताया जाता है कि बच्चे तो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। तब वो धौला कुआं पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी सूचना उनके पास पहले ही आ जाती है। उन्हें कई बार कॉल आ गई थी, लेकिन धौला कुआं पुलिस स्टेशन पर एसएचओ बोलते हैं कि यह है हमारा एरिया नहीं है, आपको मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वहां से कुछ नेवी ऑफिसर्स के साथ मदन मोहन चोपड़ा मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और एफआईआर करते हैं। पुलिस, क्योंकि दिन भर बारिश हुई, रात को घुप अंधेरा हो गया, इसलिए छानबीन करती रही, लेकिन रात में कहीं उन्हें कोई इस तरह की कोई डेड बॉडी या बच्चों के बारे में कोई पता नहीं चला। 27 तारीख को भी उन्होंने सर्च अभियान जारी रखा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। 28 तारीख को भी कहीं कुछ पता नहीं चला। अब 29 तारीख को एक चरवाहा वहां से अपने जानवरों को लेकर जा रहा था, तभी देखता है कि एक डेड बॉडी सड़क के किनारे पड़ी हुई है। वो तुरंत पुलिस को सूचित करता है। पुलिस फटाफट वहां पहुंचती है और मदन मोहन जी को भी सूचित करती है। वो भी पहुंचते हैं घटनास्थल पर और देखते ही अपना सर पकड़ लेते हैं। पुलिस समझ जाती है कि ये उन्हीं का बच्चा है। थोड़ी दूर और चलते हैं, 50 मीटर दूर, तो दूसरी डेड बॉडी मिलती है। अब दहाड़े मारकर मदन मोहन चोपड़ा जी रो रहे थे, पुलिस वाले उनको चुप कर रहे थे। इस घटना के बाद दिल्ली की जनता पहली बार सड़कों पर आई। आक्रोश इतना ज़्यादा था कि तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आने पड़ा। तभी भीड़ में से एक पत्थर किसी ने उछाल के मारा और उनके सिर में लगा। वो खून से लहूलुहान हो गए और कुर्ता पूरा खून से लथपथ हो गया। उधर लोकसभा में भी कांग्रेस ने जनता पार्टी हाय हाय के नारे लगाए और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री पीड़िता के घर गए और उन्हें सांत्वना दी और पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाए। लगभग 130 पुलिसमैन और 30 गाड़ियों में छानबीन होती है। दिन भर बारिश होती रहती है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस ढूंढ रही है, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, 6 स्टेट की पुलिस अपराधियों को ढूंढ रही है, कहीं से उनका पता चले, लेकिन उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 8 सितंबर 1978 को दोनों रंगा बिल्ला कालका मेल में चढ़ते हैं और उस डब्बे में चढ़ते हैं जिसमें ज़्यादातर फौजी होते हैं। फौजी सवाल जवाब करते हैं तो वो धौंस दिखाते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं। तभी उसमें एक फौजी जो उस टाइम अपने घर जा रहा था, उसने उनकी फ़ोटो पेपर में देखी थी और तुरंत पहचान लिया कि ये तो रंगा बिल्ला है। उसने पुलिस को सूचित किया और रेलवे स्टेशन पर 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी सादी वर्दी में थे। रंगा बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया। रंगा बिल्ला जेल में रोते रहते हैं और वो यही कहते हैं कि हमने अपराध नहीं किया। बिल्ला कहता था मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे रंगा ने फंसा दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होती है, बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ सुनवाई चलती है। सेशन कोर्ट में सुनवाई होती है और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दी जाती है। उससे आगे वो अपील करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत तेज़ी दिखाते हुए, कोई बदलाव ना करते हुए, उनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है। अब उनके पास सिर्फ राष्ट्रपति के लिए एक दया याचिका के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मर्सी पिटीशन डाली और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी ने तुरंत उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब उनके सामने मौत खड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ मौत। अब दिन तय होना था सिर्फ उनकी फांसी का, और दिन तय हुआ 31 जनवरी 1982। रंगा बिल्ला जेल में रोते रहते, किसी से मिलते नहीं। उनकी फांसी के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से पीरा को बुलाया गया और फांसी का फंदा बनाने के लिए रस्सी बक्सर से लाई गई। उसके बाद फांसी का फंदा तैयार किया गया और उस समय 180 रुपये में ओल्ड मोंग की बोतल लाई गई, जिसे उन दोनों को पिलाया गया। ऐसा माना जाता है कि कोई भी पूरे होश हवास में किसी की जान नहीं ले सकता, इसलिए उन्हें नशे में रखना ज़रूरी था। दिन तय हुआ, सुबह 5 बजे दोनों को जगाया गया और नहाने के लिए बोला गया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला नहीं नहाया। उनके कपड़े चेंज किए गए और उन्हें
ले जाया गया फांसी के तख्ते तक। उनके दोनों हाथ पीछे बांध दिए और काले बैग से उनका मुंह ढक दिया गया, उनके सर पर काला बैग ढक दिया गया। बिल्ला रोने लगा और कहने लगा मेरा कोई अपराध नहीं है, लेकिन और रंगा ने बोला जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तब भी सुपरिंटेंडेंट ने लाल रंग हिलाया और दोनों जल्लाद ने लीवर खींच दिए। अब दोनों कुकर्मी फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। करीब 2 घंटे तक वो लटके रहे। उसके बाद डॉक्टर ने जांच की। डॉक्टरों ने देखा कि बिल्ला तो मर चुका है, बिल्ला की सांसें थम चुकी हैं, लेकिन रंगा फांसी के 2 घंटे बाद भी उसकी सांसें चल रही थी। अब डॉक्टर्स ने बोला कि नीचे जाके रंगा के पैर खींचे जाएं। उन्होंने जल्लाद ने नीचे जाकर रंगा के पैर खींचे और उसे कुछ समय बाद उसकी सांसें रुक गई। डॉक्टर्स ने फिर से चेकअप किया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, इसलिए कुछ भी करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि बुरा कर्म हमेशा बुरा अंजाम ही लेकर आता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। खबरें और भी हैं, देखते रहिए TV19 आपकी आवाज़। धन्यवाद।